हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा आज सभी को आपको जानकारी मिल गई होगी कि UPSSC जो PET की परीक्षा करा रहा है उसकी परीक्षा तारीख 6 और 7 सितंबर है। सितंबर माह में आपका जो परीक्षा है सितंबर के प्रथम सप्ताह में यानी कि 6 और 7 सितंबर को आपकी परीक्षा है। परीक्षा 4 पालियों में होगी। प्रतिदिन 2 पाली, प्रथम पाली 10 से 12 बजे तक और द्वितीय पाली 3 से 5 बजे तक। परीक्षा के समय धैर्य बनाए रखें और एक दिन पहले ही जाने का प्रयास करें, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे थे। सिलेबस में आपका अशोक जो है मौर्य वंश में सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना था, अशोक की नीतियों के बारे में पढ़ना था, अशोक के शिलालेख, गुहालेख और स्तंभ लेखों के बारे में पढ़ना था। तो कल हम लोग अशोक का जो धर्म परिवर्तन हुआ था वहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने। उपगुप्त की सहायता से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक अपनी लड़ाइयों के कारण नहीं बल्कि जो उसका धर्म का प्रचार प्रसार था, जो उसने जो इतिहास मतलब जो शिलालेख, गुहालेख, ये सारी चीज़ें जो लिखवाई हैं, ठीक है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किस तरह से करा उसके कारण ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, ना कि अपनी विजय और लड़ाइयों के कारण। तो अशोक का जो धम्म है, यानी धम्म का मतलब, धम्म जो है एक शब्द है जिसका अर्थ होता है धर्म, ठीक है। अपने धम्म यानी धर्म के कारण इतिहास में प्रसिद्ध है। अशोक ने अपने दूसरे स्तंभ लेख में धर्म का अर्थ क्या बताया। धर्म का मतलब होता है अल्प पाप, आप थोड़ा पाप करो, अत्यधिक कल्याण करो और दया और दान करो। दया, लोगों के प्रति दया रखो और लोगों को दान दो, ठीक है। तो सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता, साधुता और सुचिता, कुल मिलाकर के जो सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं जो हमें अपने नैतिक जीवन में उतारना चाहिए, मोरल जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो अशोक के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई थी, जबकि लड़ाइयों से ज़्यादा, ठीक है। तो अशोक ने अपने तीसरा जो स्तंभ लेख लिखाया था, जो तीसरे स्तंभ लेख में उसने क्या लिखाया था, आसीनव, यानी कि 5 आशीनव, यानी कि आशीनव का मतलब होता है पाप। 5 पाप बताए थे उसने कि 5 पाप कौन कौन से होते हैं। प्रश्न आता है आपका कि जो अशोक ने 5 आशीनव बताए थे वो कौन से शिलालेख में मिलते हैं या स्तंभ लेख में मिलते हैं। जो तीसरा स्तंभ लेख था अशोक का, उसमें 5 आशीनव मिलते हैं। पहला था चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या, जो आज के समय में लोगों में कूट कूट कर भरी होती है, ठीक है। चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या, ये क्या है, ये सब धर्म के मार्ग में बाधक तत्व माने थे किसने, अशोक ने, ठीक है। अशोक ने अपने 12वां शिलालेख में जो धम्म के सार वृद्धि पर जोर दिया था। 12वां शिलालेख जो था वो क्या कहता था, सभी संप्रदाय में सार वृद्धि पर डिपेंड करता था। नेक्स्ट आपका जो मेन इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, धम्म का प्रचार। इस अशोक ने चूँकि धर्म का प्रचार कई देशों में करवाया था और जो उसके खुद के बच्चे थे उनको भी ले जा कर के इसने अलग अलग देशों में भेजा था। काहे के लिए, क्योंकि वो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कर सके। तो महेंद्र और संघमित्रा जो इसके बच्चे थे उनको इसने कहाँ भेजा था, ये चार्ट आप बिल्कुल बखूबी याद कर लीजिए, इसमें से आपका प्रश्न आता है, ठीक है। मंझांतिक, इनको कहाँ भेजा था, इनको भेजा था कश्मीर और गंधार में। महारक्षित, इसको कहाँ भेजा था, यूनान में। महाधर्मरक्षित, इसको भेजा था महाराष्ट्र में। महादेव, महर्षि मंडल, मैसूर में भेजा था। रक्षित को बनवासी, कर्नाटक में भेजा था। धर्म रक्षित को अपरांतक और मध्यम को हिमालय देश, सोन तथा उत्तरा को इनको स्वर्ण भूमि देश।
तो स्वर्ण भूमि देश, इन सभी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चार्ट आपके लिए। ये याद रख लीजिएगा कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ज़्यादातर प्रश्न आता है। महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन से देश या कौन सी कंट्री भेजा था? तो ये कहाँ भेजा था? श्रीलंका। ठीक है, तो महेंद्र जो था, महेंद्र को मोगलीपुत्र तिष्म ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मोगलीपुत्र तिष्म, ठीक है। अब अभी आपने बौद्ध धर्म में जब पढ़ा था, बौद्ध धर्म के अनुयायी जो हुए थे, तो ये कौन से थे? तीसरी या चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी, उसमें किसने उसकी अध्यक्षता की थी? मोगलीपुत्र तिष्म ने। तो उसी ने क्या करा था? महेंद्र को तिस्स से बौद्ध धर्म दीक्षित हुआ। ठीक है, महेंद्र को किसने उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? पुत्र तिस्त। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा था, श्रीलंका का राजा था कौन? तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तिस्स ने देवनाम प्रिय की उपाधि भी धारण की थी। जैसे कि अशोक का नाम देवनाम प्रिय था, उसी तरह से जो तिस्स राजा था, कहाँ का राजा था? श्रीलंका का राजा था, उसने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। तो तिस्स जो था अपने भतीजे अरिट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल अशोक के पास भेजा था। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब इम्पॉर्टेंट आ जाता है अशोक के अभिलेख। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अशोक के जो अभिलेख थे उसमें एकमात्र लेखक का क्या नाम था? एकमात्र जो लेखक का नाम मिला है वो कौन लेखक का नाम मिला है? चापड़। ठीक है, अशोक के जितने अभिलेख लिखे हैं उनमें जिसने लिखे हैं, आजकल आप लिखते हो नीचे पहले अपना नाम शेयर कर देते हो, जिसने भी उनके अभिलेख लिखे उसने अपना नाम शेयर नहीं किया। केवल एकमात्र ऐसा अभिलेख पाया गया जिसमें लेखक का नाम था चापड़। अशोक के लेख सर्वाधिक संख्या में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से मिले। जो सबसे ज़्यादा लेख इनके कहाँ से पाए गए? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अशोक के शिलालेखों की भाषा कैसी थी? जो शिलालेख थे, शिल्प पर लिखे हुए, पत्थर पर लिखे हुए जो लेख थे, उनकी भाषा कैसी थी? उनकी भाषा थी प्राकृत भाषा थी। ठीक है, जो कि 4 लिपियाँ थी। भाषा प्राकृत थी, लेकिन लिपियाँ कितनी थी? 4। ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और यूनानी। ये 4 लिपियों में अशोक के शिलालेख लिखे हुए थे, और जबकि उसकी भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। अशोक के स्तंभ लेख एवं गुहा लेख में प्राकृत भाषा केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ, जबकि जो शिलालेख थे उनमें 4 लिपियाँ यूज़ में करी थी उन्होंने। जो शिलालेख थे अशोक के, उसमें भाषा तो प्राकृत थी, लेकिन लिपियाँ कौन सी थी? 4 थी। ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और यूनानी। ठीक है, लेकिन जो अशोक के जो स्तंभ लेख थे, स्तंभ का मतलब पिलर, ठीक है, उन पे जो लिखे लेख थे, गुहा का मतलब गुफाएं, जो गुफाओं में लेख पाए गए, उनकी भाषा तो सेम थी। भाषा कैसी थी? प्राकृत भाषा थी, लेकिन जो लिपि थी वो केवल ब्राह्मी लिपि का यूज़ हुआ था। किसमें? अशोक के द्वारा लिखाए गए स्तंभ लेख और गुहा लेखों में। स्तंभ लेख का मतलब जो पिलर्स होते हैं, खंबे होते हैं, उनमें जो लेख गुदवाए गए थे या लिखवाए गए थे उनमें। और जो गुहा का मतलब होता है गुफा, जो गुफा में लेख मिले। पहले लोग क्या करते थे? रहने के लिए गुफाओं में चले जाते थे। जब कोई प्राकृतिक आपदा संकट आता था तो वहाँ पर सुरक्षित माना जाता था कि वो सुरक्षित हैं, और जो उन्होंने लिखवाया वो सुरक्षित ही है। देखो आज तक भी हम लोगों के गुहा लेख मिल रहे हैं या स्तंभ लेख मिल रहे हैं, तो ऐसी जगह पर लिखवाते थे जहाँ पर ये लंबे समय तक चल सके। तो D.R. भंडारकर महोदय ने केवल अभिलेखों के ही आधार पर अशोक के इतिहास लिखने का प्रयास किया। ठीक है, तो अब आ जाइए नेक्स्ट आपका अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख कितने प्रकार के थे भाई? शिलालेख, अभिलेख, जो अशोक के अभिलेख थे उनको डिवाइड किया गया कितनी जगह? 3 जगह। अभिलेख का मतलब जो उनके द्वारा लिखे गए लेख थे, कहाँ कहाँ उन्होंने लिखे? शिलालेख मतलब पत्थर पर लिखे, स्तंभ लेख मतलब पिलर पर लिखे हुए, गुहा लेख का मतलब
जो गुफाओं में लिखे थे। तो 3 टाइप के 3 प्रकार जो हैं 3 प्रकार के लेखों को पाया गया। अशोक के जो शिलालेख थे, ठीक है, उनके अभिलेखों का विभाजन 3 जगह किया गया, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख में। तो जो शिलालेख थे इसको वृहद शिलालेख या लघु शिलालेख, जो शिलालेख थे फिर हमने शिलालेख को 2 जगह डिवाइड कर दिया। एक कौन सा कर दिया, एक वृहद यानी कि जो बड़े बड़े शिलालेख थे, बड़े बड़े पत्थरों पर लिखे थे, और एक छोटे छोटे पत्थरों पर लिखे थे, उनको क्या कह दिया, लघु शिलालेख। और जो बड़े बड़े पत्थरों पर उकेरा गया था उनको क्या कह दिया, वृहद शिलालेख। यह 14 विभिन्न लेखों का समूह है और अलग अलग स्थानों से पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के अशोक के 14 शिलालेख पाए गए हैं। शिलालेख मतलब पत्थर पर। जो पहला अभिलेख पाया गया है, पहला शिलालेख पाया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अशोक के प्रथम शिलालेख में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न आपसे ये आता है, प्रश्न आता है अशोक का जो प्रथम शिलालेख है उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि जीव हत्या, पशु हत्या निषेध है। आप जीव को नहीं मार सकते, पशुओं को नहीं मार सकते, ठीक है। तो जो अशोक का प्रथम शिलालेख था उसमें क्या लिखा है, जीव हत्या और पशु हत्या क्या है, निषेध मतलब मना है, आप उनको मार नहीं सकते। दूसरा जो शिलालेख था, दूसरे शिलालेख में अशोक ने क्या लिखाया था, मानव एवं पशु दोनों के लिए चिकित्सा का प्रबंध हो। अगर मानव ह्यूमन है या पशु है, दोनों के लिए चिकित्सा का प्रबंध हो। चोल, चेर, पांडे, जो लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, एंशियंट हिस्ट्री पढ़े होंगे, वो इन शब्दों से बखूबी वाकिफ होंगे। दक्षिण भारत में चोर, चेर और पांडे का राज्य चलता था। तो चोल, चेर और पांडे सतीय पुत्र और ताम्रपर्णी का वर्णन कहाँ से मिलता है, अशोक के दूसरे शिलालेख से मिलता है। रिवाइज कर लो एक बार, मैंने कल बताया था सिंहावलोकन सीरीज, अभी आपकी नेक्स्ट जो क्लास होगी उससे सिंहावलोकन सीरीज़ यानी कि रिवीजन के तौर पे हम उसको पीछे देखते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे और पीछे भी देखते जाएंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा हुआ है। सिंहावलोकन का मतलब होता है सिंह क्या करता है, शेर क्या करता है, थोड़ा सा आगे चलता है और फिर पीछे मुड़ के देखता है, थोड़ा सा आगे चलता है और फिर पीछे मुड़ के देखता है। तो इसका मतलब हम लोग अपने सिलेबस में आगे तो बढ़ेंगे लेकिन जो पीछे की चीज़ें हैं उनको भी हमें नहीं भूलनी है, उनको भी याद करते हुए चलना है अपनी परीक्षा तक का। तो हम सिंहावलोकन सीरीज़ लेकर आते हैं। तृतीय शिलालेख क्या कहता है, तृतीय शिलालेख क्या कहता है, पहले शिलालेख में आपने पढ़ा जीव हत्या निषेध है, दूसरे शिलालेख में मानव और पशु दोनों के लिए हॉस्पिटल्स होने चाहिए यानी कि चिकित्सा का प्रबंध होना चाहिए। चोल, चेर और पांडे सतीय पुत्र एवं ताम्रपर्णी का वर्णन हमको किससे मिलता है, ये भी हमको दूसरे शिलालेख से मिलता है। तीसरा जो शिलालेख है अशोक का, उसमें युक्त रज्जुक एवं प्रादेशिक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। युक्त रज्जुक एवं प्रादेशिक अधिकारी, प्रादेशिक मतलब प्रदेश, पहले जो उनका साम्राज्य था जैसे अपना भारत है उसके बाद में अलग अलग राज्यों में बटा है और अलग अलग प्रदेशों में बटा है, उसी तरह से जो अशोक का साम्राज्य था वो भी अलग अलग प्रदेशों में डिवाइड था, 16 महाजनपदों में डिवाइड था। तो वो क्या प्रादेशिक अधिकारी जो हुआ करते थे उनका उल्लेख भी हमें कहाँ मिलता है, तीसरे शिलालेख में मिलता है। ठीक है, चौथा शिलालेख क्या कहता है, चौथा कहता है धम्म नीति के कारण धर्मानुशासन में वृद्धि का उल्लेख। धम्म का मतलब धर्म की नीति जो अपनाई थी उन्होंने, नीति के कारण धर्मानुशासन, धर्म का अनुशासन जो था, धर्म के अंतर्गत अनुशासन में वृद्धि का उल्लेख भी कहाँ से मिलता है, चौथे शिलालेख से मिलता है। पांचवा शिलालेख क्या कहता है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। धम्म महामात्र का मतलब है कि जो लोग धर्म का प्रचार प्रसार करते थे उनको नियुक्त किया गया कि आप आओ हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट लो और हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करो। ठीक है, छठे शिलालेख में क्या मिलता है, प्रतिवेदकों को प्रजा के विषय में तुरंत सूचना देने का आदेश। किसका था सूचना देने का आदेश, तुरंत छठे शिलालेख में मिला था। जो सातवां शिलालेख मिला उसमें क्या कहा गया, सभी संप्रदायों के मानने वालों के प्रति सद्भावना का संदेश होना चाहिए। जो सारे संप्रदाय हैं, पूरी कम्युनिटी है,
उनके लिए हमको सद्भावना यानी कि भाईचारे का संदेश हमको कहाँ से मिलता है? 7वें शिलालेख से मिलता है। 8वां शिलालेख क्या कहता है? 8वां शिलालेख में क्या मिला? अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख है। प्रश्न आपसे आता है कि अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख कौन से शिलालेख में है? तो धर्म या धम्म यात्राओं का उल्लेख 8वें शिलालेख में है। ठीक है, नेक्स्ट 9वां शिलालेख क्या कहता है? 9वां शिलालेख कहता है धम्म मंगल को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। धम्म मंगल को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया किसमें? 9वें शिलालेख में। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? 10वां शिलालेख यश और कीर्ति की जगह धर्म पालन पर बल दिया। उन्होंने यश और कीर्ति की जगह पर किसको बल दिया? धर्म को बल दिया। ठीक है, धर्म पर ज़्यादा फोकस किया, बजाय कि हम ये राज्य ले लें, ये राज्य ले लें, ये वाली कंट्री भी जीत लें, ये भी जीत लें। उसके बजाय उन्होंने क्या किया? धर्म का पालन किया और धर्म पर बल दिया और धर्म पर ही फोकस करा। ये किस में लिखा है? 10वां शिलालेख। जो 11वां शिलालेख है उसमें लिखा गया है धम्म दान को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। जो धर्म के प्रति आप दान देते हैं उसको क्या कहा उन्होंने? वो दान जो है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। 12वां शिलालेख क्या कहता है? अशोक की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। धार्मिक यानी कि धर्म के प्रति उसकी जो निष्ठा थी, अक्षुण्ण भावना थी, वो किसको दर्शाता है? अशोक की धार्मिक सहिष्णुता को कौन सा अभिलेख दर्शाता है? 12वां शिलालेख। सहस्त्राक्षों और ब्रज भूमियों की नियुक्ति का भी उल्लेख है। 13वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 13वां शिलालेख मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ाया था कि कलिंग का युद्ध, जो कलिंग का युद्ध है उसका वर्णन किस में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। आटविक जो जनजातियां थीं उनको धमकी दी गई थी और अशोक ने भी यह बताया था कि धम्म विजय मात्र यवन राजाओं और दक्षिण के 5 राज्य जो थे चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी तक हो चुकी थी। ठीक है, तो जो 14 शिलालेख था, 14 शिलालेख लिखवाए थे, 14वां शिलालेख था वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अपने शिलालेखों में लिखवाई गई बातों का जिक्र एवं आगे भी लिखवाते रहने की संभावना व्यक्त की गई थी। किसमें कहा गया कि उन्होंने आगे भी हम अपनी जो हमारा इतिहास है या जो हम लोग कर रहे हैं उसको आगे भी लिखवाते रहेंगे। धौली और जौनगढ़ अभिलेख जो कि 11, 12 और 13 क्रम संख्या का लेख नहीं है, इनकी जगह पर 2 अलग अलग लेख लिखें। ये आपके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये नहीं आएगा आपसे इतना डीप में। बस आपसे 14 अभिलेख पूछा जाता है कि कौन सा अभिलेख कहाँ से मिला, और ये इम्पॉर्टेंट है आपको इसके खोजकर्ता कौन थे, और 8 जगह से ये कौन से 14 जो शिलालेख थे वो 8 जगह से मिले। कहाँ कहाँ से मिले? पहला गिरनार से मिले, गिरनार शिलालेख। ठीक है, गिरनार कहाँ पे है? जूनागढ़ गुजरात में है। इसके खोजकर्ता कौन थे? कर्नल टॉड। नेक्स्ट है शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी कहाँ पे है? ये पेशावर पाकिस्तान में है। इसके खोजकर्ता कौन थे? जनरल कोड। मानसेहरा शिलालेख ये कहाँ पे है? इसका प्राप्ति स्थल क्या है? हजारा पाकिस्तान में। इसके खोजकर्ता कौन है? कनिंघम। ठीक है, नेक्स्ट है सोपारा शिलालेख। ये आप नोट डाउन कर सकते हो। ये जो 8 स्थानों से 14 शिलालेख मिले, ये आपसे मैचिंग के लिए पूछ सकता है। इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। सोपारा शिलालेख कहाँ से मिला? थाने महाराष्ट्र से। ठीक है, इसकी भी खुदाई किसने कराई? खोजकर्ता किसने कराया उसका कुछ पता नहीं है। एरगुडी शिलालेख कुरनूल आंध्र प्रदेश से। इसके खोजकर्ता कौन थे? अणु घोष थे। ठीक है, कालसी शिलालेख जो कि कालसी कहाँ पे है? कालसी और चक्राता कहाँ पे है? देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। इसके खोजकर्ता थे फॉरेस्ट। कौन खोजकर्ता थे इसके? फॉरेस्ट। जौगढ़ शिलालेख जो कि गंजाम ओडिशा में पड़ता है। ओडिशा में गंजाम है, वहाँ पे पड़ता है जौगढ़। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन थे? वाल्टर इलियट। इसके खोजकर्ता थे वाल्टर इलियट।
धौली शिलालेख जो कि पूरी उड़ीसा में है, इसके खोजकर्ता कौन थे? किटो। ठीक है, तो ये थे आपके 8 जगहों से 14 शिलालेख पाए गए थे। इसको आप लिख सकते हैं, अपनी कॉपी पे नोट्स बना सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, आप वीडियो को पॉज करके चाहे तो इसके नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लघु शिलालेख। ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा शिलालेख है, लघु है। आप जल्दी से एक नज़र डाल लीजिए। भ्राबू वैराट कहाँ पे, प्राप्त स्थान कहाँ पे है? राजस्थान, जयपुर में। मास्की अभिलेख, ये पूछा जाता है लघु है या बड़ा वृहद शिलालेख है, तो ये लघु शिलालेख में आता है। मास्की का अभिलेख रायचूर कर्नाटक में, भ्राबू बैराट जयपुर राजस्थान में है। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? चित्तल दुर्ग मैसूर में है। सिद्धपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में। एर्रीगुडी कहाँ पे है? कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। गोवीमठ कहाँ पे है? मैसूर में। अहरौरा, अहरौरा कहाँ पे पाया जाता है? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। सारोमारो शहडोल कहाँ पे पाया जाता है? सारोमारो शहडोल कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। नत्यूर, ये कहाँ पाया जाता है? मैसूर। पनगुड़िया, पनगुड़रिया, ये कहाँ पाया जाता है? सीहोर मध्य प्रदेश में। सन्नाती, सन्नाती कहाँ पाया जाता है? गुलबर्ग कर्नाटक में। उडेगोलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आता है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने श्रृंखला पद्धति द्वारा अपने प्राणों को त्यागा था। तो कहाँ पे? उडेगोलन कहाँ पे है? ये बेल्लारी कर्नाटक में है। राजल मुंडगिरी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। गुर्जरा का अभिलेख बहुत पूछा जाता है, गुर्जरा का अभिलेख इम्पॉर्टेंट है। गुर्जरा का अभिलेख कहाँ पे पाया जाता है? हो सकता है मैचिंग में आपसे पूछ दिया था। तो गुर्जरा का मध्य प्रदेश के दतिया जिले में था। ठीक है, तो ये आप एक बार एक नज़र देख लीजिए, चाहे तो अपनी कॉपी पे आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। चलिए, ये तो थे हमारे 14 शिलालेख जो कि 8 जगहों से पाए गए थे, और उन पे क्या क्या लिखा था एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। पहले शिलालेख मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें लिखा था जीव हत्या निषेध है। ठीक है, दूसरे में इंसान और जानवरों के लिए क्या होना चाहिए? हॉस्पिटल्स होने चाहिए, चिकित्सा का प्रबंध होना चाहिए। चेल चोर पांडे, इनकी भी जानकारी हमें दूसरे शिलालेख से मिलती है। 13वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, 13वां से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए स्तंभ लेख पे चलते हैं आगे। इसमें मुख्य रूप से धम्म और प्रशासनिक बातों का उल्लेख है। जो स्तंभ लेख थे, इसमें भी कौन सा था? मुख्य रूप से धम्म यानी कि उनके धर्म और प्रशासनिक बातों का ही उल्लेख था। इन्हें भी हमने क्या करा? 2 जगह बांट दिया। एक तो वृहद स्तंभ जो बड़े बड़े हमारे पिलर थे उन पे लिखा हुआ था, और एक छोटे छोटे पिलर थे उन पे लिखा हुआ था। तो दिल्ली और मेरठ स्तंभ, ये कहाँ था? वृहद स्तंभ लेख में कौन कौन सा था? आपसे प्रश्न आ सकता है, वृहद स्तंभ लेख कौन सा है और लघु स्तंभ लेख कौन सा है? एक दूसरा डाल देंगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो पहला कौन सा है? दिल्ली और मेरठ स्तंभ। कहाँ पे है ये? पहले मेरठ में था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। ठीक है, एक पिलर था जो कि, तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम आसानी से ले जा सकते हैं, है ना। अब गुहा लेख आप कह दो तो उठा के थोड़ी ना ले जा पाओगे। गुहा का मतलब जहाँ पे गुफा होगी वहीं पे लिखा होगा। तो ये कौन था? वृहद स्तंभ लेख था, बड़ा पिलर था, उस पर लिखा हुआ था। कहाँ? दिल्ली और मेरठ स्तंभ इसे कहा जाता है, चूँकि ये पहले कहाँ पे था? मेरठ में था। इसके बाद में FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक वहाँ पे मेरठ से उठा करके इसको कहाँ पे ले आया? दिल्ली ले आया। ठीक है, दूसरा था दिल्ली और टोपरा। दिल्ली और टोपरा स्तंभ लेख, ये कौन सा था? ये अशोक का अंतिम अभिलेख था, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अशोक का अंतिम अभिलेख कौन था? अशोक का अंतिम अभिलेख कौन था? दिल्ली और टोपरा। ठीक है, पहले अम्बाला या हरियाणा का गांव था, टोपरा गांव में था। इसके बाद में FST ने क्या करा? इसको भी उठा करके दिल्ली ले आया। तो जो FST की कहानी है, फिरोज शाह तुगलक, जब ये आपके PT की परीक्षा हो जाने के बाद मैं एक बार पूरा रिवाइज़ कराना चाहती हूँ कि आप समझें हिस्ट्री है क्या, ज्योग्राफी है क्या, इकोनॉमी है क्या, पॉलिटी है क्या, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर, अपना हिस्टोरिकल, अपना ज्योग्राफिकल चीज़ों को जानें।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लौरिया अरराज, लौरिया अरराज स्तंभ ये कहाँ पे पाया गया? ये बिहार की चंपारण जिले में पाया गया। रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ पाया गया? रामपुरवा स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिले में ये भी पाया गया। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ ये कहाँ पाया गया? लौरिया नंदनगढ़ कहाँ पाया गया? बिहार के चंपारण जिले में। प्रयाग स्तंभ लेख मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रयागराज से मिला, इलाहाबाद से मिला पहले या कौशाम्बी में था? जो प्रयाग में स्तंभ लेख है ये पहले कहाँ था? कौशाम्बी, कौशाम्बी में था। उसके बाद में अकबर के शासनकाल में जहांगीर जो था, अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर, वो यहाँ पर इसको कहाँ ले आया? इलाहाबाद ले आया। ठीक है, तो प्रयाग स्तंभ लेख जो है पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर के शासनकाल के दौरान जहांगीर इसको इलाहाबाद ले आया। ये 7 बृहद स्तंभ लेख जो थे इन पे लिखे हुए थे, ये इतने आपके इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, कुछ भी इतना डीप जो है आपका पूछा नहीं जाता है पीईटी की परीक्षा में। लघु स्तंभ लेख को आप थोड़ा सा देख लें। लघु स्तंभ लेख में एक चीज़ देख लें और कुछ नहीं पूछा जाता है इसमें। लघु स्तंभ लेख में अशोक के जो राज की घोषणाएं खुदी हुई थी, जो राजा के दौरान जब वो राजा था तो वो राज की घोषणाएं जो हुआ करती थी, यानी कि जो नोटिस निकलते थे वो गुदी हुई थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लघु स्तंभों को क्या कहा जाता है? रॉयल स्टोन लेटर कहा जाता है। लघु स्तंभ को क्या कहा जाता है? रॉयल स्टोन लेटर। आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा ये रॉयल स्टोन लेटर अशोक के द्वारा लिखे गए किन शिलालेखों या अभिलेखों या लघु लेखों या बृहद लेखों में किसको कहा जाता है? तो लघु स्तंभ लेखों को रॉयल स्टोन लेटर कहा जाता है। लघु स्तंभ लेख आप एक नज़र देख लीजिए। सांची का लघु स्तंभ, सारनाथ का, कौशाम्बी का, रोमिनदेई। रोमिनदेई का इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रोमिनदेई जो है नेपाल की तराई में लुम्बिनी में स्थित है। और अशोक अपने राज्याभिषेक से मौर्य काल जो था, मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है हमको? रोमिनदेई अभिलेख से। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये भी हमको कहाँ से पता चला? रोमिनदेई अभिलेख से। ठीक है, निगाली सागर, निगविलिया, बाराबार, नागार्जुनी, मैसूर में 3 कुछ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये रोमिनदेई जो शिलालेख है ये इम्पॉर्टेंट है, और कौशाम्बी शिलालेख, ये 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौशाम्बी और सांची। सांची पता है आपको मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। सांची का स्तूप या कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और सारनाथ कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश के बनारस में। कौशाम्बी में जो है इलाहाबाद के जो समीप है, अशोक की जो रानी थी कारुकी, ठीक है, उसके द्वारा दान दिए गए थे। तो अशोक का जो पुत्र था तीवर, उसका भी उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? कौशाम्बी में जो अभिलेख है। इसे इस स्तंभ लेख को हम क्या कहते हैं? जो कौशाम्बी में स्तंभ लेख है इसे हम क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो 2 आपके इम्पॉर्टेंट है, कौशाम्बी स्तंभ लेख और रोमिनदेई स्तंभ लेख। ठीक है, आपसे इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। अब आ जाइए गुहा लेख क्या होता है? गुहा का मतलब होता है गुफाएं, गुफाओं में लिखे गए लेख। तो अशोक ने गुहा लेख बराबर नागार्जुनी पहाड़ियों में मिले थे। ठीक है, इनकी जो लिपि थी, बस आप इतना समझ लो, जो गुहा लेख थे उनकी लिपि कैसी थी? उनकी भाषा प्राकृतिक थी और लिपि कैसी थी? ब्राह्मी। अभी आप पहले पढ़ चुके हो, तो जो केवल शिलालेखों को छोड़ करके लिपि कौन सी थी? दोनों में सेम थी, और एक ही लिपि थी, कौन सी? ब्राह्मी लिपि। इससे ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं आएगा इसमें। मौर्यकालीन ये आप एक नज़र ये देख सकते हैं, ये प्रश्न आपके आ सकता है। मौर्य काल जो था उसमें प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? मौर्य काल में
प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। वो कैसी थी? पहले कौन होता था? केंद्र होता था, सेंट्रल। जैसे इस समय कौन है? पीएम मोदी है अपने यहाँ पे, तो उस समय सेंट्रल में जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो कौन होता था? राजा। और प्रांत में यानी कि जो स्टेट होते हैं, जैसे इस समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इस तरह से उस समय भी हुआ करते थे, उसमें कौन होता था? गवर्नर और कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था उसके बाद में जैसे मंडल है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। तो इसी तरह से उस समय भी मंडल में बांटा जाता था, पहले केंद्र, फिर प्रांत, फिर मंडल में बांटा जाता। तो मंडल में सर्वोच्च अधिकारी प्रादेशिक महामात्य या प्रदेष्टा होता था, ठीक है। फिर इसके बाद में विषय आहार, जिसे हम जिला कहते हैं, इसको क्या कहते थे? विषयपति। आप ये मत समझ लीजिएगा विषयपति अगर शब्द आ जाता है तो ये मत समझ लीजिएगा कि सब्जेक्ट में माहिर होगा। विषयपति का मतलब होता है, विषय या आहार का मतलब होता था मौर्य काल में जिला, ठीक है। तो विषयपति का मतलब होता है जैसे डीएम, इस समय का डीएम, उस समय विषयपति उसको कहते थे। तो स्थानीय, इसके बाद में 800 गाँव का समूह एक ग्रुप होता था। द्रोण मुख किसे कहते थे? जिसमें 400 गाँव का समूह होता था। खारवटिक क्या होता था? खारवटिक में 200 गाँवों का समूह होता था। और फिर संग्रहण, संग्रहण में क्या होता था? 10 गाँवों का समूह होता था। और इसके अधिकारी को क्या कहते थे? गोप कहते थे। और ग्राम यानी कि प्रमुख गाँव। ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये मेगास्थनीज जो था उसने, उसकी पुस्तक थी इंडिका, और ये सेल्यूकस निकेटर राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसको नियुक्त किया गया था। तो इसी की किताब थी, कौन सी? मेगास्थनीज की किताब थी इंडिका, ठीक है। इसकी मूल प्रति जो है, जो हार्ड कॉपी जो कही जाती है, वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो इसका विदेशी विवरण है वो इन 4 किताबों में मिलता है। एरियन, प्लूटार्क, प्लिनी और जस्टिन आदि के विवरणों में। ये था मौर्य काल, और मौर्य काल में अशोक का पूरा साम्राज्य से संबंधित आने वाले प्रश्नों का संग्रह, जिससे कि आप इसमें से मैक्सिमम प्रश्न 2 से 3 जो भी अशोक से बनेंगे वो इसी से आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपका होगा गुप्त काल से। उसमें गुप्त काल में 2 ही हैं, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चैनल पे बने रहने के धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।